हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करेंगे हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। और जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हेरिडिटी। तो चलिए इट लेट्स मेक पॉसिबल फॉर यू। तो हेरिडिटी जिसको हिंदी में कहते हैं वंशानुक्रम, या जिसको पैतृकता भी कहते हैं, इंग्लिश में दूसरा वर्ड इसके लिए इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं हम लोग। एक बच्चे में जितने भी उसके गुण होते हैं, जो भी उसकी विशेषताएं होती हैं, वो सारी की सारी उसके माँ बापों के अंदर जो भी गुण या विशेषताएं होती हैं उनका उसकी आने वाली अगली पीढ़ी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके बाद जो गुण हमें एक बच्चे में दिखाई देते हैं वो सभी के सभी इस वंशानुक्रम या पैतृकता के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे हेरिडिटी की। हेरिडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग हेरिडिटी को पढ़ क्यों रहे हैं। दिस इज जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन हम लोग ये चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। एक बच्चे के विकास में उसके हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके इनहेरिटेंस का, उसके गुणों का, उसके विशेषताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। इसलिए हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी है क्या? अभी कितने प्रकार की होती है? दिस इज ऑफ टू टाइप्स। पहली है बायोलॉजिकल और दूसरी है हमारी मेंटल। बायोलॉजिकल का मतलब यहाँ जैव से है और दूसरा मेंटल का मतलब यहाँ मानसिक से है। बायोलॉजिकल जो हेरिडिटी होती है, बायोलॉजिकल हेरिडिटी का मतलब ये है कि हमारे जो शरीर की बाहरी बनावट है, जैसे कि एक गाय के बच्चे की गाय के जैसी होती है, और एक इंसान के बच्चे की इंसान के जैसे होती है, एक कुत्ते की बच्चे की बनावट कुत्ते के जैसे होती है। ये सारी के सारे जो समानताएं हैं वो सारी की सारी जो ऑल आर इक्वलिटीज कम्स टू दिस बायोलॉजिकल हेरिडिटी। कहने का मतलब है जैविक वंशानुक्रम की बात हो रही है। जितनी भी फिजिकल आप लोग देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो सारी की सारी हमारी बायोलॉजिकल हेरिडिटी के अंतर्गत आती हैं। बात करेंगे मेंटल हेरिडिटी की। तो मेंटल हेरिडिटी से हमारा कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो एक बच्चे में जो उसकी मानसिक वंशानुक्रम है, मानसिक वंशानुक्रम से कहने का मतलब ये है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, यहाँ अब मेंटल से आप लोग ये अंदाजा मत लगाने लग जाइए कि मेंटल का मतलब यहाँ उसकी मेंटल पावर्स से बात चल रही है या उसके मेंटल स्टेट से बात चल रही है। नहीं, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करना शुरू करता है? सांस वो लेता है, रोना वो शुरू कर देता है, ही स्टार्ट ब्रीथिंग, क्राइंग और हिज हार्ट ऑल्सो बीटिंग। उसका जो दिल है, मैंने आप लोग को बताया था, एक बच्चे का गर्भावस्था के दौरान 23वें दिन से 23rd डे ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट बीटिंग, 23वें दिन से उसका दिल धड़कना शुरू कर देता है। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं ये कहाँ से आए? ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं वो हेरिडिटी से आती हैं। और वो जो ये सारी की सारी जो प्रोसेस हैं जिससे वो सांस ले रहा है, जैसे वो रो रहा है, जैसे उसका दिल उसका हार्ट बीट कर रहा है, उसके लंग्स क्या कर रहे हैं? इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं? मेंटल हेरिडिटी होती हैं। सारी की सारी क्या कहलाती हैं? मेंटल हेरिडिटी। बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में हम लोग बात कर रहे हैं रुथ बेनेडिक्ट की जो डेफिनेशन है इसकी बात कर लेते हैं। तो रुथ बेनेडिक्ट क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस इज द नेम ऑफ द क्वालिटीज दैट चिल्ड्रन रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स। मतलब कहने का ये है कि जो अनुवांशिकता है इज द नेम ऑफ द क्वालिटीज, वो उसके गुणों और जो उसके चिल्ड्रन रिसीव करते हैं पेरेंट्स से, जितने भी गुण और विशेषताओं को एक बच्चा अपने पेरेंट्स से रिसीव करता है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? हमारी हेरिडिटी कहलाती हैं। दूसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जेम्स रेवर कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन इज हेरिडिटी। कहने का मतलब है एक जो शारीरिक और जो मानसिक विशेषताएं हैं उनका ट्रांसफर कहाँ से कहाँ को? बच्चों में, इज कॉल्ड हेरिडिटी। चलिए आगे बात करेंगे, लेते हैं इसके प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वंशानुक्रम या पैतृकता के जो प्रिंसिपल हैं उनमें बात करेंगे। सबसे पहले इट वाज गिवन बाय वाइसमैन। वाइसमैन क्या कहते हैं? वाइसमैन वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिसने इसके बारे में स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो बाइफर्केशन है सेल का, जो इसमें जो हमारे जर्म प्लाज्म है, उन्होंने मेन जो बात करी है वो जर्म प्लाज्म के लिए बात करी है। वो कहते हैं जर्म प्लाज्म ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन। उनका मानना ये है कि जो हमारे जर्म प्लाज्म होते हैं, बीज कोष होता है, वो हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार क्या करता रहता है? ट्रांसफर करता रहता है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय द जर्म प्लाज्म। उनका ये मानना था कि हम लोग जर्म प्लाज्म को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे ट्रांसफर करता रहता है। और जो उन्होंने जो प्रोसेस का नाम बताया वो प्रोसेस थी हमारी मिटोसिस। मिटोसिस को हिंदी में कहते हैं समविभाजन। समविभाजन के लिए ये आप थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है समविभाजन या मिटोसिस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। मतलब एक, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं
इसको आगे देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है कंटिन्यूस बाइफर्केशन ऑफ सेल, मतलब एक सेल का द्विविभाजन, एक सेल टूट करके अगली नई सेल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक सेल से दो सेल बनना, यही हमारा क्या कहलाता है, बाइफर्केशन ऑफ सेल कहलाता है। चलिए, और ये जो वाइसमैन थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ही कट द टेल्स ऑफ द रैट्स, उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन्होंने लगातार उन्होंने क्या किया, उन चूहों की लगातार पूंछों को वो काटते रहे, कितनी जनरेशन तक, 21 जनरेशन तक। और 21 जनरेशन के बाद भी जब उन्होंने 22वीं जनरेशन में देखा तो जो 22वीं जनरेशन में जो उसकी टेल थी वो फिर से प्रोड्यूस हो गई, और ना सिर्फ प्रोड्यूस हुई बल्कि उसकी जो लेंथ थी वो भी इक्वल हो गई। ऐसा नहीं था कि उसकी टेल को हम लोग कट करते चले गए तो उसके बाद उसकी टेल का साइज छोटा होता चला गया, नहीं, पूरी 21 जनरेशन में जो टेल का साइज था वही टेल का साइज था, और 22वीं जनरेशन में भी वही पाया गया। तो अब इनका जो प्रिंसिपल था हेरिडिटी का, हालांकि इट वाज नॉट कंसीडर्ड, लेकिन इट वाज जस्ट अ स्टार्टिंग। तो वाइसमैन ने हेरिडिटी की स्टार्टिंग कर दी थी सबसे पहले, इसलिए इनके जो प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। और इनका ये चूहों की पूंछ काटने वाला ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैलेंस थ्योरी की। अब गैलेंस थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, और ये थ्योरी क्या कहती है, हेरिडिटी डज नॉट गो टू इमिडिएट पेरेंट्स बट टू रिमोट एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स की बात चल रही है, कहने का मतलब पूर्वज होता है, एंसेस्टर्स की बात हो रही है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वज। अब ये हमारे पूर्वज, अब ये क्या कहते हैं, ये थ्योरी कहती है कि जो हेरिडिटी है, जो वंशानुक्रम है, ये हमारी पैतृकता है, वो केवल जो हमारे इमीडिएट पेरेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट इट रिमोट एंसेस्टर्स, ये कहाँ से भी चलती है, इसको कंट्रोल कौन भी करता है, हमारे पूर्वज भी इसको कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बच्चे के अंदर जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो केवल उसके माँ बापों की वजह से नहीं है, बल्कि उसके जो पूर्वज रह चुके हैं उनकी वजह से भी होती है। अब इस लॉ के हिसाब से चलते हैं, दैट इज उनके हिसाब से that is only 50%, that is 1/2 heredity is due to parents। और एक बच्चे में बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, उनके अनुसार के एक बच्चे में जो 50% जो उसके गुण होते हैं, जो हेरिडिटी होती है, वो उसके माँ बापों की वजह से होती है, और उसमें भी 50% में भी 25% उसके पापा की वजह से होती है, उसके फादर की वजह से होती है, और 25% उसकी माँ की वजह से होती है। चलिए, ये तो हुई 50% हेरिडिटी की, 8% उसके फादर की वजह से, और 25% उसकी माँ की वजह से होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो उसकी 25% हेरिडिटी पार्ट हुआ इज ड्यू टू द ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके किसके द्वारा होती है, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से होती है। और ग्रैंड पेरेंट्स में भी किसकी बात चल रही है, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो होते हैं उसके पेरेंटल ग्रैंडफादर और उसके मैटरनल ग्रैंडफादर। कहने का मतलब है उसके पापा के ग्रैंडफादर, उसके मतलब उसके आपके दादा दादी की वजह से, और साथ में आपके नाना नानी की वजह से। जो 25% है हेरिडिटी, वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स में उसके दादा दादी की वजह से, और साथ में उसके नाना नानी की वजह से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंड 12.5%, ये इसको 1/8 कहेंगे, हेरिडिटी इज ड्यू टू द ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। और इसी तरीके से जो 12.5% हेरिडिटी होती है वो उसके भी किसकी वजह से होती है, उनके भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, दादा परदादा सुना है ना, परदादा और पर नाना, उन पेरेंट्स की वजह से होती है। तो फाइनली ये फॉर्मूला कुछ ये कहता है कि दिस इज फॉर पेरेंट्स, ये तो हमारे पेरेंट्स की वजह से हो गई 1/2%, 1/2 पार्ट, और 1/4 होती है हमारी ग्रैंड पेरेंट्स, और ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट लगा लीजिए, पेरेंट्स एंड सो ऑन। और इस तरीके से इन्फिनिटी तक चली आती है। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, कहने का मतलब यहाँ ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एक बच्चे के अंदर हैं वो केवल उसके पेरेंट्स, उसके जो इमीडिएट पेरेंट्स हैं उनकी वजह से नहीं है, उसके जो एंसेस्टर्स चले आ रहे हैं ना, कहते हैं ना कि ये तो खानदानी लोग हैं, इनका तो शाही ब्लड है, दे आर द ब्लू ब्लड, और इनका खून शाही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो चली आ रही हैं वो हेरिडिटी की वजह से चली आ रही हैं। और ये सारा का पूरा फॉर्मूला इज इक्वल टू 1, मतलब एक पर्सन के अंदर 1, यहाँ कहने का मतलब यहाँ उस चीज़ से है कि एक पर्सन के अंदर जो टोटल हेरिडिटी होती है वो सारी की सारी इस फॉर्मूले के द्वारा डिसाइड होती है। इट वाज गिवन बाय गैलेंस थ्योरी। तो मेंडल की थ्योरी पर, और जो मेंडल का नाम है, जी हाँ, ये वही मेंडल है जिनका चैप्टर आप लोगों ने 10th क्लास की बायोलॉजी के सेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था, जब आप लोग 10th क्लास में थे, याद कर लीजिए। ये हम लोग बात कर रहे हैं उन्हीं मेंडल की जिन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट था वो मटर के पौधे पर किया था, और मटर के पौधे पर उन्होंने मेनली क्या किया था, मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स। वही कहते हैं कि एक ही पेरेंट्स का
जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। कहने का मतलब है जो भाई बहन होते हैं उनके अंदर जो वेरिएशन है, उनके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो किस वजह से आते हैं, उसका इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या किया, एनालिसिसमेंट किया। और उसके बाद उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो टोटली बेस्ड ऑन, आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, मटर के पौधे जिसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जिसका पाइसम सटाइवम होता है। तो पी प्लांट पर या पाइसम सटाइवम पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो चलिए पहले देख लेते हैं। हालांकि एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने रैट्स पर भी किया, चूहों पर भी किया, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं किसके एक्सपेरिमेंट की, मेंडल के मटर के पौधे के एक्सपेरिमेंट पे। तो बात चल रही है यहाँ, उन्होंने क्या करवाया है, ये जो प्योरली क्या थे तुम्हारे, जो प्योरली तुम्हारे कैसे थे, टॉल प्लांट्स थे, और ये प्योरली शॉर्ट प्लांट्स, इन दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब, कहने का मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कराने से है। तो इन्होंने देखा कि जो इनकी जो अगली जनरेशन थी वो कैसी थी, हाइब्रिडाइज जनरेशन थी। ये वाली इम्प्योर, कॉमन लैंग्वेज में कहें तो ये वाली जो जनरेशन थी इम्प्योर थी, मतलब हाइब्रिडाइज थी। इसमें 50% जो प्रॉपर्टीज थी वो किसकी थी, प्योरली टॉल वाले प्लांट्स की थी, और 50% जो थी वो तुम्हारे प्योरली शॉर्ट प्लांट्स की थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इनकी जो सेकंड जनरेशन के जो प्लांट्स थे, इन प्लांट्स की हाइट ना ही ज़्यादा बड़ी थी और ना ही ज़्यादा छोटी थी। इट वाज एन एवरेज हाइट, इट वाज एन एवरेज हाइट प्लांट। आफ्टर दैट उन्होंने देखा कि इनकी जो तीसरी जनरेशन, मतलब इनकी ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, इन्होंने देखा कि जो थर्ड जनरेशन है, तो थर्ड जनरेशन में जाकर के ये जो इफेक्ट है वो जाकर के क्लैरिफाई होते हैं। और 25% प्योरली टॉल प्लांट्स देखे इन्होंने, और 50% इन्होंने वही एवरेज हाइट के प्लांट्स देखे, और फिर 25% इन्होंने शॉर्ट हाइट के प्लांट्स देखे। तो इनको ये पता चला कि ये जो ट्रेड्स होते हैं वो आगे जाकर के, मतलब सेकंड जनरेशन में नहीं, थर्ड जनरेशन में जाकर के दिखाई देते हैं। आगे ऑन फर्दर मूव ऑन, इनकी अब अगली जनरेशन की बात कर लें, मतलब इन्हीं की फोर्थ जनरेशन में बात कर लें तो ये 100% टॉल थे, और इन्हीं की बात कर लें तो इनसे जो रिप्रोड्यूस होने वाली जनरेशन थी वो 100% क्या थी, शॉर्ट थी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हाइब्रिडाइज्ड वाली है, ये इसी तरीके से जैसे हमारे थर्ड जनरेशन में था उसी तरीके से ये फोर्थ जनरेशन में भी आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब 25% प्योरली टॉल, 50% एवरेज हाइट और 25% शॉर्ट हाइट वाले प्लांट्स। तो ये थे हमारे किसका प्लांट, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट किसके पौधे पर, प्लांट के पौधे पर। अब इसमें आप लोग दो शब्द देखिए, जो मेंडल का जो ये एक्सपेरिमेंट है वो इन दो शब्दों के आसपास घूमता रहता है। और ये कहता है, पहला शब्द है हमारा डोमिनेंट, दूसरा है हमारा रेसेसिव। कहने का मतलब ये है इस वाले केस में जो T फॉर टॉल है और S फॉर शॉर्ट है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लक्षण है, जो इनकी क्वालिटीज है, तो इसमें जो हमारा डोमिनेंट कर जाता है वो हमारा टॉल जो नेचर होता है वो हमारा क्या कर जाता है, डोमिनेंट कर जाता है किसके ऊपर, शॉर्ट के ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जो अगर शॉर्ट और टॉल के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाएगी तो ज़्यादातर जो डोमिनेंट वाला नेचर है वो कौन सा है, हमारा टॉल वाला। चलिए इस चीज़ को आप समझ लेते हैं ब्लैक और व्हाइट रैट्स के क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, प्योरली ब्लैक एंड प्योरली व्हाइट रैट्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराई, और उसके बाद उन्होंने देखा कि इनकी जो सेकंड जनरेशन थी वो कैसी थी, एक हाइब्रिडाइज जनरेशन थी। और इस हाइब्रिडाइज जनरेशन में जो भी इफेक्ट था वो कहीं पे भी खुल करके सामने नहीं आता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही चलता है। इनकी जब थर्ड जनरेशन आती है तो उसी थर्ड जनरेशन में इन्होंने देखा कि 25% तो प्योरली ब्लैक, और उसके बाद 50% इट वाज एवरेज नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 25% प्योरली व्हाइट। और इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने प्लांट्स के मटर के प्लांट्स में देखी थी चीज़ें, उसी प्रकार से हमारे यहाँ रैट्स के साथ भी होती हैं। थर्ड जनरेशन में 25% ब्लैक रैट्स, 50% नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, और 25% प्योरली वाइट रैट्स हम लोग को मिलते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग इसको फर्दर आगे मूव कर जाएं फोर्थ जनरेशन के लिए, तो फोर्थ जनरेशन में इनसे जो रिप्रोड्यूस होने वाली जनरेशन है वो प्योरली ब्लैक होगी, और वाइट से रिप्रोड्यूस होने वाली जनरेशन प्योरली वाइट होगी। जबकि जो हमारे हाइब्रिडाइज जनरेशन है उससे आगे प्रोड्यूस होने वाली फिर से इसी लोगों को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चलता है कि जो सिमिलर पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा उनकी संतानों में कैसे वेरिएशन आ जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे। आई होप, उम्मीद है आप लोगों को मेंडल का ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। तो जो भी एक इंडिविजुअल है, जो पेरेंट्स हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटीज आई हैं उनके अंदर, जो बच्चों के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो इसी का कहीं ना कहीं नतीजा है, और इस लोगों को आज भी फॉलो किया जाता है। तो चलिए आगे बात करेंगे। और इवन लाइक ट्विंस, हम लोग हमेशा याद रखिए जो ट्विंस होते हैं, मतलब जुड़वा जो लोग होते हैं, इनके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनके अंदर भी नहीं पाए जाते हैं, इनके भी दिमाग, इनकी जो क्वालिटीज हैं, इनका मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल लेवल सबका अलग अलग होता है। और एक नोट डाउन करने वाली चीज ये है गाइस कि आप लोग बात करेंगे लॉज ऑफ हेरिडिटी पे बात चल रही है। तो पहला लॉ है लॉज ऑफ लाइक बजट लाइक, कहने बीजेट्स लाइक,
लाइक विजिट स्ट्राइक का मतलब यहाँ ये है कि देयर इज सिमिलैरिटी इन द क्वालिटीज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड द पेरेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों के जो गुण होते हैं वो माँ बापों के साथ समानता रखते हैं। दैट इज इंटेलिजेंट पेरेंट्स प्रोड्यूस इंटेलिजेंट ऑफस्प्रिंग एंड वाइस वर्सा। मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंट माँ बाप होते हैं, जो तेज जो प्रतिभाशाली माँ बाप होते हैं, वो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन नोट डाउन करने वाली चीज ये है कि दिस लॉ इज क्रिटिसाइज नाउअडेज, इस लॉ को अब क्रिटिसाइज किया जा रखा है क्योंकि इक्वल पॉसिबिलिटीज आर देयर। मतलब कुछ भी हो सकता है गाइस, एक ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे उसके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं है। उसके बच्चे इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं, रिटार्डेड भी हो सकते हैं। रिटार्डेड का मतलब यहाँ कहने से क्या, मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स रिटार्डेड थे लेकिन बच्चा कैसा हो गया, इंटेलिजेंट निकल गया। ये सारी की सारी चीजें मैं जो मानता हूँ जो रोल प्ले करती हैं वो डिपेंड करता है, मेन बड़ा फैक्टर है हेरिडिटी के बाद जो बड़ा फैक्टर है होता है वो होता है हमारा प्रैक्टिस, या दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं किसकी, एनवायरमेंट की। जैसा बच्चे को जैसा एनवायरमेंट मिल जाएगा, बच्चा उस एनवायरमेंट में उसका लालन पालन होगा, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी फिजिकल मेंटल जो कंडीशंस होंगी वो सारी की सारी उसकी प्रैक्टिस और उसकी योग्यताओं पर आधारित होगी। देखते हैं इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ओवर अ चाइल्ड। एक बच्चे के ऊपर उसके वंशानुक्रम का, उसकी पैतृकता का या उसकी इनहेरिटेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग चीज़ों को दिया है और ये जितने भी शब्द मैं आगे कहने वाला हूँ वो सारे के सारे साइंटिस्टों के हिसाब से हैं और इन्होंने कहा है इफेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। और थॉर्नडाइक के हिसाब से थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि एक बच्चे के अंदर अगर जो आत्मविश्वास है तो वो जो आत्मविश्वास बच्चे के अंदर दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं उसके माँ बापों का आत्मविश्वास है। अगर माँ बापों में आत्मविश्वास की श्रेष्ठता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, तो बच्चों में भी वो अधिकता दिखाई देती है। और यदि उसके माँ बापों में आत्मविश्वास की कमी होगी तो उसके बच्चों में भी आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है। और ये सारे के सारे शब्द किसके हैं, थॉर्नडाइक के हैं। मैं आगे चीज़ों को जनरलाइज करूंगा, बाकी आज के हिसाब से मैं चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो थॉर्नडाइक के शब्दों में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्लैनबर्ग ने कहा कि ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ द स्पीसीज, प्रजाति की श्रेष्ठता पर। मतलब उनका मानना यह है कि जो अगर हायर कास्ट की जो स्पीसीज हैं, जो हायर कास्ट की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनकी जो संतानें होती हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनमें भी ये सुपीरियरिटी बरकरार रहती है। और इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा कर लीजिए कि जो हमारी कास्ट जो स्पीसीज हैं वो सुपीरियर नहीं है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो भी सुपीरियर नहीं होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कार्ल पियर्सन की। कार्ल पियर्सन कहते हैं इफेक्ट ऑन फिजिकल सिम्टम्स। इनके अनुसार एक जो हष्ट पुष्ट जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके द्वारा ही जो उनके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनकी जो फिजिकल हेल्थ होगी या मेंटल जो हेल्थ होगी, उनकी जो टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होगा वो फास्ट होगा या रैपिड पेस में होगा। इसका अपोज ले लीजिए, अगर माँ बापों की हेल्थ अच्छी नहीं है, उनके वो दुबले पतले हैं और लीन एंड लैंकी जैसे दिखते हैं, तो उनकी जो आने वाली संतानें होंगी वो भी दुबली पतली पैदा होंगी। ये अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन के हिसाब से। आगे हम लोग बात करते हैं कैटल। कैटल कहते हैं इफेक्ट ऑन ऑक्यूपेशनल पावर, व्यवसायिकता पर प्रभाव। इनका मानना यह है कि जो जिस व्यवसाय में जन्म लेता है, जो संतानें जिस व्यवसाय में जन्म लेती हैं, उसकी आगे आने वाली जो जनरेशंस होती हैं वो उसी जनरेशन को या उसी ऑक्यूपेशन को ऑप्ट करती हैं। मतलब कहते हैं ना कि ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, ये हमारा खानदानी काम है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही होता चला आ रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी की वजह से होती हैं। कैटल में जन्म लेता है वो उसी ऑक्यूपेशन को क्या कर लेता है, ऑप्ट कर लेता है। आगे हम लोग बात करते हैं गोडार्ड की। तो गोडार्ड कहते हैं इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस। कहने का मतलब यहाँ ये है कि उनका मानना यही है कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स से इंटेलिजेंट बच्चे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं और रिटार्डेड पेरेंट्स से रिटार्डेड बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे गैल्टन की। गैल्टन कहते हैं इफेक्ट ऑन ग्रेटनेस। तो आगे बात करते हैं गैल्टन की, और गैल्टन कहते हैं इफेक्ट ऑन ग्रेटनेस। हेरिडिटी का ग्रेटनेस पर भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। इनके अनुसार वो कहते हैं कि महानता पर भी हमारा इनहेरिटेंस का प्रभाव पाया जाता है। और ये देखा गया है कि जो महान कार्य करते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनके बच्चे भी जो होते हैं वो आगे चल करके महान कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डुगडेल के हिसाब से। डुगडेल कहते हैं इफेक्ट ऑन कैरेक्टर, चरित्र का प्रभाव। ये माना जाता है कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो चरित्रवान हैं तो उनके बच्चे भी चरित्रवान होंगे, और जो अगर पेरेंट्स हमारे चरित्रहीन हैं, कैरेक्टरलेस हैं,
तो उनके जो बच्चे भी होंगे वो कैरेक्टर लेस ही होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइवर्सन स्पोर्ट की। ये कहते हैं इफेक्ट ऑन सोशलिटी, सामाजिकता पर अधिक सामाजिक होंगे अगर उनको मान सम्मान, मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जिस परिवार को समाज में ज़्यादा मान सम्मान मिलता है तो उनकी आने वाली जो जनरेशन होती है, उनकी जो संतानें होती हैं, उनको भी समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। इसका उल्टे अगर हम लोग बात कर लें कि अगर पहले से परिवार में मान सम्मान की कमी है और उस परिवार को मान सम्मान नहीं मिला है तो उनकी आने वाली जो संतानें होंगी उनको भी मान सम्मान कहीं ना कहीं नहीं मिलता है या कम मिलता है कंपैरेटिवली। ये देख लेते हैं कि समाज में उनका मान सम्मान ज़्यादा होता है जिनके दादा परदादाओं का मान सम्मान चला आ रहा है। गाइस ये थी हमारी इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ओवर अ चाइल्ड। लेकिन मैं इन सभी के बावजूद, क्योंकि हम लोग को एग्जाम निकालना है इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की बात चल रही है। एग्जाम से अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो ये नाम इंपॉर्टेंट है और जो हेरिडिटी का इम्पैक्ट है वो ये सारे के सारे रहे। लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों के लिए 2 चीज़ें कहूँगा, सिर्फ इन 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। पहली बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और दूसरी है हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। हमेशा याद रखिए कि आप मेहनत करते चले जाइए, एक ना एक दिन आप लोगों को इसका फल जरूर मिलेगा। और दूसरा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और साथ साथ में प्रैक्टिस करते चले जाइए। ये नहीं कि हार्ड वर्क करने तो बैठ गए, रात को बैठ तो गए आप लोग कि बिल्कुल मैं आज रात के 3 बजे तक पढ़ूंगा, 4 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन हार्ड वर्क तो हो रहा है, मतलब बैठे तो आप हो लेकिन क्या नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मतलब जिस काम के लिए बैठे हो ईमानदारी से अपने काम में लगना, वही है बस, यही है हमारा मूल मंत्र। क्या करने के लिए? फॉर गेटिंग सक्सेस। इन 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी की जो हेरिडिटी है वो कहीं ना कहीं 5% आप लोगों को इम्पैक्ट करती है, बाकी 95% आपका हार्डवर्क और प्लस आपकी प्रैक्टिस, ये दोनों एक इंसान को बनाते और बिगाड़ते हैं। इसी के द्वारा सारे के सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आपको पता है कि आज के टाइम पे क्या पॉसिबल नहीं है। हम लोग अगर इसकी बात कर लें शारीरिक लक्षणों पर, अगर कोई दुबला पतला दिखता है तो अगर वो क्या करना शुरू कर दे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, हार्डवर्क जिम में अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे, तो क्या कुछ पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे? एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइस, सब कुछ पॉसिबल है। सो आज का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है पॉसिबल। सो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। समझ में आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।